डियर स्टूडेंट, आज हम भूगोल में प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि हम टॉपिक लिख रहे हैं, इसको हम अगर इंग्लिश में नोट करना चाहें तो लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अगर हम पृथ्वी का अध्ययन करना चाहें तो हम एक ग्लोब का माध्यम लेकर के सारे पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि हम भूगोल में अगर देखते हैं तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में जैसा कि प्रकृति के द्वारा दिए गए घटनाओं को मानव कैसे अपने एडजस्टमेंट में लेते हैं या पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम इस ग्लोब को अपना एक माध्यम बना करके अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये हमने एक ग्लोब बनाया जिसमें हम पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा को इंडिकेट करते हैं। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जैसा कि हम अक्षांश रेखा का अगर परिभाषा को जानना चाहें तो हम इस ग्लोब में दिए गए इन दिशाओं के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो अक्षांश रेखा का हम परिभाषा को जाने, जैसे कि पृथ्वी में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो अंशों में, मिनटों में और सेकंडों में व्यक्त किया जाता है। अगर हम अक्षांश रेखा परिभाषा को अगर जानना चाहें तो अपने कॉपी में हम ये इसको पढ़ करके, सुन करके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को जो अंशों में, मिनटों में और सेकंडों में व्यक्त कर सकते हैं। अंशों में, मिनटों में, सेकंडों में व्यक्त कर सकते हैं। उसे हम अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट करते हैं। अक्षांश रेखा का डिफिनीशन: पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को जो अंशों में, मिनटों में और सेकंडों में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। सेम इसी तरह का हम ये देशांतर रेखा को परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन उसे जानने से पहले हम अक्षांश रेखा का अच्छे से पहले अध्ययन
कर लें। तो जैसा कि हमने पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जो अंशों में, मिनटों और सेकंडों में व्यक्त करते हैं उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब एक अक्षांश रेखा के बाद अगर हम दूसरे अक्षांश रेखा को खींचते हैं तो उसमें जो ये बीच की दूरी होती है, ये जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। अगर हम एक अक्षांश रेखा के बाद दूसरे अक्षांश रेखा को खींचते हैं तो वो जो दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। फिर हम देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पृथ्वी पर 3 रेखाएं होते हैं। एक तो अक्षांश रेखा, दूसरा कर्क रेखा जो उत्तर ध्रुव की ओर 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री खींची गई अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह सकते हैं। फिर से एक बार फिर करते हैं, पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री खींची हुई अक्षांश रेखा को कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह सकते हैं। इसी तरह 0 डिग्री अक्षांश रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री खींची गई अक्षांश रेखा को मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कह सकते हैं। इसकी डिफिनीशन हमने अक्षांश रेखा का जान लिया, कर्क रेखा का जान लिया और मकर रेखा का। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जाना हमने कि दो देशांतर रेखाओं का जो बीच का दूरी होता है वो 111 किलोमीटर होता है। अब हम बात करते हैं, प्रश्न होता है कि पृथ्वी पर कर्क रेखा पर कौन सा दिनांक सबसे बड़ा होता है। तो देखते होंगे कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा से लेकर के 23.5 डिग्री खींची हुई रेखा कर्क रेखा कहलाती है। और इस कर्क रेखा में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। कर्क रेखा में 21 जून सबसे बड़ा होता है। और बात आती है मकर रेखा की, तो मकर रेखा दक्षिण ध्रुव पर स्थित है और यह मकर रेखा में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। अब देखा जाए कि अक्षांश रेखा में ऐसा कौन सा दिनांक है जहां जो रात और दिन बराबर होते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा में रात और दिन होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को अक्षांश रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है वो किन कारणों से होता है। तो पृथ्वी जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है
पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन को देखते हुए जैसा कि ठंडी, गर्मी और बरसात, तो हम इन ऋतुओं का अध्ययन करें अगर, तो देखते हैं कि 21 जून को जब कर्क रेखा में सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है और सबसे लंबवत पड़ता है, तब मकर रेखा या दक्षिण ध्रुव पर कभी कभी आप लोग देखते होंगे 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन होता है। तो जैसा कि इस ग्लोब में हम पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, तो देखते हैं कि जब 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे लंबवत प्रकाश पड़ता है सूर्य का, तो यहाँ दक्षिण ध्रुव पर जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहां पर 6 महीने का रात होता है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा से होकर के उत्तर ध्रुव की ओर पड़ता है, तो यहाँ दक्षिण ध्रुव में 6 महीने का रात हो जाता है। मतलब सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पड़ता है और दक्षिण ध्रुव में सबसे अधिक बर्फ जम जाते हैं और सबसे अधिक ठंड होता है। इसी प्रकार से मकर रेखा, जब मकर रेखा की ओर सूर्य का प्रकाश 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है और सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे दक्षिण ध्रुव की ओर पड़ने लगता है, तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का रात हो जाता है। रात का तात्पर्य होता है कि वहां पर बिल्कुल सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता और वहां ध्रुवीय प्रदेश यानी सबसे ठंडा प्रदेश यानी सबसे शीत प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आता है क्वेश्चन में टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश के लोग कच्चे मांस खाते हैं, क्योंकि वहां पर सदैव ठंड होते हैं, सदैव बर्फ जमे होते हैं, इसलिए वहां आग जलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वहां टुंड्रा प्रदेश के लोग जो है तो कच्चे मांस खाते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं देशांतर रेखा की। तो देशांतर रेखा का अगर डिफिनीशन हम जानना चाहें, तो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जो अंशों में, मिनटों में और सेकंडों में व्यक्त किया जाता है, उसे हम अक्ष देशांतर रेखा करते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब सबसे अधिक इस देशांतर रेखा का हम अध्ययन करने से पहले ये जाने कि इनकी विशेषताएं क्या है। तो ध्रुवों से अगर भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, तो इनकी जो दूरियां होती है वो बढ़ती जाती है और आकर के दक्षिणी ध्रुव में मिल जाती है। इसी तरह हम देशांतर रेखा को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाते जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पृथ्वी पर कितने अक्षांश रेखाएं होते हैं और कितने देशांतर रेखाएं होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कितने अक्षांश रेखाएं होते हैं और कितने देशांतर रेखा होते हैं। तो हम ये 0 डिग्री को छोड़ करके, ये 0 डिग्री को छोड़ करके 90 डिग्री हम उत्तर ध्रुव की ओर और 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव की ओर मिलाया है। मतलब पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 90 डिग्री उत्तर ध्रुव की ओर और 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव की ओर। तो पृथ्वी पर अक्षांश रेखा
जो होते हैं 90 प्लस 90 बराबर होता है 180 अक्षांश रेखाएं। तो ये 0 डिग्री को छोड़ दिया जाता है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 90 डिग्री उत्तर ध्रुव की ओर और 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव की ओर कुल मिलाकर के पृथ्वी पर 180 अक्षांश रेखाएं होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देशांतर रेखा पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कितने देशांतर रेखाएं होते हैं। तो देशांतर रेखाएं 180 पूर्व दिशा की ओर और 180 पश्चिम दिशा की ओर। तो पृथ्वी पर 180 पूर्वी गोलार्ध की ओर और 180 पश्चिमी गोलार्ध की ओर कुल 360 देशांतर रेखाएं होते हैं। जैसा कि इसको भी क्लियर करते हैं कि पृथ्वी पर कितने अक्षांश रेखाएं होते हैं। तो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव की ओर और 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव की ओर कुल मिलाकर के 180 अक्षांश हो गए और 360 देशांतर रेखाएं हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसके बाद देखते हैं कि जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा को देशांतर रेखा प्रतिच्छेद करती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को जब देशांतर रेखा प्रतिच्छेद करती है तब वह जो बीच में प्रतिच्छेद होने पर जो स्थान होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को या अक्षांश रेखाओं को देशांतर रेखाओं के द्वारा अगर प्रतिच्छेद करते हैं तो वो जो बीच में ये प्रतिच्छेद करने पर जो स्थान बच रहा है उसे हम ग्रिड के नाम से जानते हैं। ग्रिड के नाम से जानते हैं। और दो देशांतर रेखाओं का जो मध्य का दूरी होता है वो भूमध्य रेखा के सेंटर में सबसे अधिक होता है। कितना होता है? दो देशांतर रेखाओं के जो बीच का दूरी होता है वो भूमध्य रेखा पर होता है। कितने का होता है? 111.3 किलोमीटर होता है। दो देशांतर रेखाओं का जो बीच का दूरी होता है वह भूमध्य रेखा के सेंटर में 111.3 किलोमीटर होता है। अब इसमें सबसे हम देख रहे हैं कि अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। अब रात और दिन होने का कारण देखते हैं कि रात और दिन क्यों होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं सूर्य और पृथ्वी, ये जो पृथ्वी अपने अक्ष का परिक्रमा करती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष का परिक्रमा करती है और साथ साथ सूर्य का परिक्रमा भी करती है। अपने अक्ष का परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करती है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी जो जहां से वो परिक्रमा करती है, पृथ्वी सूर्य का प्रकाश अगर पृथ्वी के अग्रभाग में होता है तब वहां दिन किया होता है और जहां पे उसके जो यहाँ अग्रभाग और पीछे का भाग, तो अग्रभाग में दिन होता है और पीछे का भाग अंधेरा होता है। उसी प्रकार ये दैनिक दिनचर्या होता रहता है। तो इसमें अब देखते हैं हम कि क्वेश्चन होता है
कि पृथ्वी अपने अक्ष का परिक्रमा कितने समय में पूरा कर लेती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष का परिक्रमा कितने समय में पूरा कर लेती है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष का परिक्रमा 24 घंटे में पूरा कर लेती है। 24 घंटे में पूरा कर लेती है एक चक्कर। और वो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष का परिक्रमा करती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष का परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। और अगर सूर्य का परिक्रमा करना हो तब कितना समय लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी क्लियर हो गया कि जब अपने अक्ष का परिक्रमा करती है तो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। किस दिशा से किस दिशा की ओर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। और जब सूर्य का परिक्रमा करना हो तब कितने समय में पूरा कर लेती है। तो पृथ्वी जो सूर्य का परिक्रमा करती है तब 365 दिन 6 घंटे में पूरा कर लेती है। पृथ्वी जब सूर्य का परिक्रमा करती है तो 365 दिन 6 घंटे में, मतलब एक वर्ष में एक चक्कर पूरा कर लेती है। कभी कभी हम देखते हैं कि 365 के बजाय 366 दिन होते हैं। कैसे होते हैं 366 दिन? तो देखते हैं, जो 365 दिन 6 घंटे, 365 को हम आसानी से ले लेते हैं और इस 6 घंटे को हम छोड़ देते हैं। और यही 6 घंटा जुड़ते जुड़ते प्रत्येक 4 साल में एक दिन पूरा हो जाता है। तो ये एक दिन पूरा हो जाता है, मतलब वर्ष के प्रत्येक चौथे साल में एक दिन ज्यादा हो जाता है। और उसी वर्ष में फरवरी का महीना 29 का हो जाता है। जिस वर्ष में फरवरी का महीना 29 का होता है, उस वर्ष में 366 दिन होते हैं। कैसे? क्योंकि उसे हम ये 6 घंटे जो शेष बचते जाते हैं प्रत्येक साल में एक दिन हो जाते हैं, 6 घंटे होते हैं। तो फरवरी का महीना 29 होने के नाते ये 366 दिन हो जाते हैं। और इसके बाद उस वर्ष को लीप वर्ष भी कहते हैं, अधिवर्ष भी कहते हैं। हम देखते हैं इसमें जो पृथ्वी का परिक्रमण और परिभ्रमण गति है। तो परिभ्रमण के कारण पृथ्वी अपने अक्ष का परिक्रमा करती है, और जब परिक्रमण करती है वो सूर्य का परिक्रमा करती है। तो हम इसमें देख रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि ऋतुओं में परिवर्तन किनके कारणों से होती है। ऋतुओं में परिवर्तन 29 पृथ्वी अपने अक्ष में 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण जो है ऋतुओं में परिवर्तन होती है। अक्षांश और देशांतर रेखा पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम पृथ्वी का एक माध्यम इस ग्लोब में समझ करके कर सकते हैं। अब प्रत्येक
एक लाइंस को अध्ययन करने के लिए हम जो एक एक डिग्री होता है, जैसा कि देशांतर रेखा, अगर एक देशांतर रेखा को पार करने में अगर पृथ्वी जो अपना परिक्रमण करती है तो 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और पृथ्वी पर 360 अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। तो 360 देशांतर रेखा को 360 देशांतर रेखा को पार करने में 24 घंटे का समय लगता है। तो देखते हैं कि जब पूर्व दिशा की ओर प्रकाश दिन होता है, जब पूर्व दिशा की ओर दिन होता है तो पश्चिमी गोलार्ध में रात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो 4-4 मिनट पूर्वी गोलार्ध की ओर 4-4 मिनट का प्लस होता जाता है, तब पश्चिमी गोलार्ध में 4 मिनट का अंतर, मतलब 4 मिनट का वहां पे माइनस हो जाता है। इसलिए अगर पूर्वी गोलार्ध में दिन है तो पश्चिमी गोलार्ध में रात किया होता है। अब देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो 3 रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो 3 रेखाएं हैं, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों रेखा गुजरती है। तो वह कौन सा कॉन्टिनेंट है या वह कौन सा महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से होकर के ये तीनों लाइन गुजरती हैं, अक्षांश रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा सबसे पहले अल्जीरिया, ब्राजील, भारत होकर के गुजरती है और अपने भारत देश के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत देश के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, फिर से देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत देश के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहला है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा।
ये कर्क रेखा जो है, जैसा कि मैंने पहले भी डिफिनेशन दिया कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री खींची हुई अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अब वो कर्क रेखा अपने भारत देश के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब अपना जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के गुजरती है। अब भूमध्य रेखा, ये जो हम अक्षांश रेखा का अध्ययन किए हैं सबसे पहले, पृथ्वी पर ये सबसे बड़ी रेखा है और पृथ्वी को ये 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद देखते हैं कि गर्मियों में और ठंडियों में सूर्य किस दिशा की ओर होते हैं, या पृथ्वी का जो परिक्रमण करने का गति और परिभ्रमण करने का गति होता है वो किस ओर होता है। तो इस समय, इसके पहले ठंडी का महीना था। ठंडी के महीनों में जो पृथ्वी का परिक्रमण करने का जो गति था वो किस गोलार्ध की ओर था। और अब अपने भारत देश में देख रहे हैं कि गर्मियों का दिन है, तो इस समय जो पृथ्वी का परिक्रमण करने का गति है वो किस गोलार्ध की ओर है। तो जो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो कर्क रेखा पर स्थित है, तो इस समय जो पृथ्वी का परिक्रमण करने का गति है वो उत्तरायण की ओर है। कब से? 21 मार्च से लेकर के 21, क्योंकि इक्वेटर पर 21 मार्च और 23 सितंबर को रात दिन बराबर होते हैं और इसके बाद क्रमशः 21 मार्च के दिन से जो पृथ्वी का परिक्रमण करने का गति होता है वो उत्तरायण की ओर होता है। और जब पूरी तरह से उत्तरायण की ओर हो जाता है और कर्क रेखा पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, उसी समय से सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने लगता है। और इसके बाद जब वह 23 सितंबर तक पूरा हो जाएगा, फिर पुनः 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होंगे और 23 सितंबर से लेकर के पृथ्वी का जो परिक्रमण करने का गति होगा वो दक्षिणायन की ओर शुरू होता है। इधर जब दक्षिणी ध्रुव में ठंडी होता है तब उत्तरी ध्रुव में गर्मी का महीना शुरू होता है, और उत्तरी ध्रुव में अगर गर्मी होता है तो दक्षिणी ध्रुव